हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस बार आप लोग भी पेपर देने वाले हैं 5 मार्च 2025 को क्लास 12 इतिहास हिस्ट्री का। तो मैं आप लोगों के लिए एक वायरल पेपर लेकर आया हूं और ये वायरल पेपर आपके 5 मार्च 2025 पेपर में 100% आएगा। इस पेपर में मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूँ जो आपके 5 मार्च के यूपी बोर्ड पेपर में आएगा और इस पेपर में मैं सभी प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा छपने वाला है आप लोगों के 5 मार्च के पेपर में। एक वायरल पेपर है स्टूडेंट और पूरा पेपर का पैटर्न ऐसे ही आपका रहेगा, सेम टू सेम आपके पेपर आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 का पेपर है इतिहास का। पेपर कोड आप लिख लीजिए 908 AC पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का इतिहास का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपको दिया जाएगा एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, निर्देश दिया हुआ है, निर्देश को हमें पढ़ना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग हमें सारे प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखना पड़ेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना, यानी ये जो पूरा पेपर जिसमें प्रश्न दिया है इसको पढ़ लेना है आपको 15 मिनट। दूसरा पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड गा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा खंड अड़ा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपके होते हैं। इसमें देखिए उसके बाद में अगला पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए हैं, यानी जितने नंबर का प्रश्न आपका दिया होगा वो सामने दिया होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। वायरल पेपर है और आपके कल पेपर में यानी 5 मार्च को पेपर है, सेम टू सेम पूरा पेपर का पैटर्न यही रहेगा आपका और आपको एक प्रकार से 95% दिलाकर जाएगा। तो पूरा पेपर का मैं सोल्यूशन यानी हल सहित आपको बताने वाला हूँ। एक एक बताए गए प्रश्नों का मैं उत्तर भी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए टोटल आपके खंड का में यानी 5 खंड हैं और इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न खंड का में पूछे गए हैं। तो इस बहुविकल्पीय प्रश्नों का चलिए उत्तर दे देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आप लोग पूरा पेपर को याद कर सकते हैं, यानी पूरा बताए गए जो प्रश्न है इसको आप लोग सुनकर भी याद कर लोगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पीय का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा समाज का उच्च वर्ग सावधान के लिए किसका प्रयोग करता था। ठीक है, सावधान यानी एक प्रकार से जो मृत्यु वाला होता है ना, जो एक प्रकार से शव का, वो किसका प्रयोग करता था। ताबूत का करता था, कोलकाता या कांसरे का या पिरामिड का। तो पहले का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर पहले का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, आप लोग क्या है पेपर को यानी आप क्वेश्चंस को पढ़ते होंगे बहुविकल्पीय के, तो आपको हमारे बताने से पहले आंसर आपको आता होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप मिला लीजिए कि क्या आप सही हैं या नहीं सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। दूसरे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है कि इब्न बतूता किस वर्ष भारत की यात्रा कर दिल्ली पहुंचा था। 1 नंबर का ये प्रश्न है आपका और 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिया हुआ है। इनमें से एक राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ए वाला हो जाएगा। 1333 ईस्वी में जो इब्न बतूता है ये जो है भारत की यात्रा कर दिल्ली पहुंचा था। चौथा नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि इटली यात्रा जोवन्नी करेरी भारत में किसके आगमन संबंधी विवरण देता है। तो ये चांदी के आगमन के संबंधी विवरण देता है। 4 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको पूरे पेपर का बताए गए प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं और आप लोगों को पूरे प्रश्न का उत्तर ऐसे ही कॉपी में लिखना रहेगा। कॉपी कैसे लिखना है इतिहास का, ये भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी। 1 नंबर का ये आपका प्रश्न है और इन चारों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5वें का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। BD सावरकर हो जाएंगे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, 5 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो 1920 में महात्मा गांधी जी ने, जो कि भारत के राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने असहयोग आंदोलन को 1920 में आरंभ किया था। 6 नंबर का ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि संविधान जो सभा है, ठीक है, इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन हो जाएंगे। तो 7वें का आपका ए विकल्प बी, देखिए BN राव करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सही विकल्प आपका ए वाला हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, ये आपका ए में हुआ था, यानी अगस्त 1942 को, यानी 8 अगस्त, याद रखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। 8वें नंबर का ए प्रश्न सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बहुविकल्पीय का
कि विलय की नीति को लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे कौन थे? 1 नंबर का आपका ये प्रश्न है और इन चारों ऑप्शंस में से बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे विलय की नीति को लागू करने वाले क्या है? गवर्नर। ठीक है, तो 9 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक एक नंबर का टोटल 10 बहुविकल्पी है, जिससे कि आपका शुरू में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, जोतदारों का उदय कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और मैंने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और महा मैराथन क्लास भी मैंने एक आपके लिए लेकर आया हूँ, आपने देखा होगा शुरू में। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो है, तो इस वीडियो के बाद में वो देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 18वीं सदी के अंत में जोतदारों का उदय हुआ था, तो 10 नंबर का सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खंड खा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जो कि टोटल आपके खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, यानी जब आप एक प्रश्न के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दोगे तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। तो इसका भी मैंने सोल्यूशन करके यानी पूरा हल करके बताया हूँ, इसके भी मैं बताए गए प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के ग्रंथों के अनुसार किसानों का वर्गीकरण कीजिए। तो जो 17वीं शताब्दी है, इसके ग्रंथों के अनुसार हमें क्या है? किसानों का वर्गीकरण करना है। इसका उत्तर देख लीजिए, 17वीं शताब्दी के ग्रंथों के अनुसार 2 प्रकार के किसान होते थे। सबसे पहला है यहाँ पे देखिए खुद कास्त व किसान जो अपनी जमीन पर खेती करते थे। दूसरा है पाही कास्त वह किसान होते थे जो दूसरे गांव में ठेके पर कृषि कार्य करते थे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के 17वीं शताब्दी के ग्रंथों के अनुसार 2 प्रकार के किसानों के बारे में जिक्र किया गया है। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले स्रोतों का विवरण दीजिए। ये 2 नंबर का आपका प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले स्रोत पुरातात्विक श्रेणी में आते हैं, जैसे स्नानागार, जल निकासी की व्यवस्था, ईंटें, मनके, फिर यहाँ पे देखिए मृदभांड, आभूषण, मिट्टी के खिलौने, धातु निर्मित वस्तुएं, यहाँ पे देखिए मोतियाँ, एक प्रकार से मोतियाँ आदि, ये सिंधु घाटी के सभ्यता के अंतर्गत आती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को रोककर स्टूडेंट आप सारी प्रश्न को उत्तर को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जब आप समझ लोगे तो अपने शब्दों में भी आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महापद्मानंद कौन था, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर है महापद्मानंद मगध। यहाँ पर देखिए मगध पर राज करने वाला नंद वंश का शासक था। महापद्मानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये इसका उत्तर है। देखिए 2 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, और एक नंबर 2 नंबर आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक नंबर भी छोड़ना नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अंदर राजेंद्र प्रसाद की क्या जिम्मेदारी थी, ये आपको बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इनकी प्रमुख जिम्मेदारियां निम्नलिखित थी। संविधान सभा में होने वाली चर्चाओं को एक रचनात्मक दिशा में ले जाना, सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा तथा समान अवसर देना, ये संविधान सभा के अंदर राजेंद्र प्रसाद की जिम्मेदारियां थी। ठीक है, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या मैं सही हूं या गलत हूं। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 1770 के दशक में बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति क्यों थी, इसके बारे में बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर है 1770 के दशक में बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति से आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें 3 पॉइंट हैं। बंगाल में बार बार अकाल पड़ रहे थे, और दूसरा पॉइंट है खेती में पैदावारी कम होती जा रही थी, और तीसरा पॉइंट है व्यापार में यहाँ के निवासियों की भागीदारी कम होने लगी थी। तो ये आपका क्वेश्चन है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर को 15 नंबर क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब आ चुका है खंड गा। देखिए खंड गा में मैं बात करूं स्टूडेंट, तो टोटल आपके 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न
6 दिए होते हैं और एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को 5 नंबर दिलाकर जाएगा। जब आप एक लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखोगे कॉपी में या इसका उत्तर दोगे तब आपको एग्जामिनर 5 नंबर देगा। तो चलिए इसके भी बताए गए एक एक प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ चैनल पर। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लेकर आता हूं और आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल से कराता हूं। काफ़ी जो मैं नागरिक शास्त्र में बताया था क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे, अर्थशास्त्र के भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे पेपर में। अब आपका इतिहास का पेपर होने वाला है और उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, इसके बारे में बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है इसका। चलिए उत्तर दिखा देता हूं मैं आपको। संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के निम्न कारण थे। विद्रोह करने के क्या कारण थे? निम्न कारण थे। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है स्टूडेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें है, संथालों ने जिस जमीन को साफ करके कृषि योग्य जमीन बनाई थी उस पर अंग्रेजी शासन ने भारी राजस्व लगा दी। ठीक है, राजस्व यानी एक प्रकार से वो लगा दिया जिसको हम टैक्स कहते हैं, वो कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसमें दूसरा है, ब्रिटिश शासन द्वारा इनको मजबूर किया जाता था कि यहाँ पर देखिए जाता था कि दी गई भूमि के कम से कम 10वें भागों को साफ करके 10 वर्षों के लिए कृषि योग्य बनाना। उसमें तीसरा पॉइंट है, संथाल लोगों की अपनी स्वतंत्र संसार की कल्पना भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का एक प्रमुख कारण रहा। ठीक है, प्रमुख कारण रहा। और इसमें अगला पॉइंट है, इनके द्वारा तैयार की गई भूमि अंग्रेज तथा जमींदार वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। उसके बाद में अगला पॉइंट है, जमींदार लोग भी दामिन एकों पर नियंत्रण का दावा करने लगे थे। अंग्रेजों ने नमक बनाने तथा लोहा निकालने जैसी स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। ठीक है, तो इसका क्या किया? एक प्रकार से निरीक्षण किया। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, यहाँ पे देखिए विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, इसके बारे में कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट, वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5 नंबर का ये प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा पूर्व, देखिए ईसा पूर्व के बाद आए किन्हीं 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये परिवर्तन कैसे आ सके स्पष्ट कीजिए। तो देखिए 1900 ईसा पूर्व के भारत, यहाँ पर देखिए 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता में आए 2 बदलाव निम्न प्रकार थे। सबसे पहला इसमें देखिए कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की मापतोल प्रणाली में बदलाव आए। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तुएं बाट मुहर तथा विशिष्ट मनके समाप्त हो गए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, लेखन लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषता भी समाप्त हो गई। आवास निर्माण तकनीकों का हास्य हो गया। तो ये इसमें जो है 2 बदलाव के बारे में बताना गया था। अब इसमें देखिए परिवर्तन आने के कारण निम्नलिखित थे। इसमें 2 परिवर्तन के बारे में लिखा है। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना अथवा मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक प्रयोग किया जाना। और दूसरा है हड़प्पाई राज्य का अंत या इसके अतिरिक्त शहरों का पतन तथा परित्याग जैसे बदलाव हो गया। तो ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। इसके 2 बदलाव लिख दिया और ये परिवर्तन कैसे आ सका इसके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता भी दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में किन्हीं 2 राजवंशों का नाम लिखिए। तो दक्षिण भारत में किन्हीं 2 जो राजवंश हैं इनके नाम लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं। चोल वंश, चोल यहाँ पर देखिए चोल वंश में है, इसमें चोल वंश और चेर वंश, ये 2 किन्हीं 2 राजवंशों का नाम है। तो देखिए सबसे पहला चोल वंश। चोल वंश की स्थापना विजयालय, यहाँ पर देखिए विजयालय ने 1850 ईस्वी में की थी। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में देखिए दक्षिण भारत एवं इसके आसपास में अन्य देशों में चोल शासकों ने 19वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। उसके बाद में देखिए परातंक प्रथम 1907 और 1900, यहाँ पर देखिए 1907 के बीच और 1900 से लेकर 1953 ईस्वी ने
देखिए ब्रैकेट बंद, 1915 ईस्वी में वेल्लूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को परास्त किया था। तो ये इसमें चोल वंश का एक प्रकार से प्रभुत्व था, ठीक है, नाम था भारत में। और अब देख लेते हैं चेर वंश। देखिए चेर वंश से, चेर दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इसको केरल पुत्र या संस्कृत नाम से भी जाना जाता था। इसका विस्तार आधुनिक, ठीक है, आधुनिक कोयम्बटूर, सालेम, यहाँ पर देखिए सालेम एवं करूर जिले तमिलनाडु तथा मध्य केरल के कुछ क्षेत्रों के पास केंद्रित था। यहाँ पर देखिए चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। संयुक्त संगम के पूर्व क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। तो जो प्रश्न हमारा पूछा गया था कि दक्षिण भारत के किन्हीं दो राजवंशों का नाम लिखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए दिया हुआ स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में एन.जी. रंगा के विचारों की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछा क्या गया है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, ये देखिए उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में एन.जी. रंगा के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसका स्वागत करते हुए एन.जी. रंगा के द्वारा निम्नलिखित बातें की गई, ठीक है। अब वो बातें कौन कौन सी थी, देखिए पॉइंट के थ्रू बताया गया है और इसमें केवल 3 पॉइंटों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। और मैं जितने में लेकर आया इतना ही आप लिख देंगे तो इतना इनफ रहेगा 5 नंबर पढ़ाने के लिए। और प्रश्न जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, प्रश्न सहित उत्तर, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि रामबाण आपके पेपर में साबित होने वाला है। देखिए पिछड़े और गरीबों के लिए अधिकार का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि ऐसी परिस्थितियां ना बने जहां वे अपने अधिकारों का प्रयोग ना कर सके। दूसरा है ये अपने रंगा ने ये भी कहा कि हम यहाँ पर देखिए कहा कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि आम व्यक्ति संविधान सभा तक नहीं पहुँच पा रहा तो यहाँ पर देखिए तो उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और इसमें देखिए तीसरा पॉइंट भी बताया गया है कि रगज के अनुसार असली अल्पसंख्यक गरीब, आदिवासी एवं दलित वर्ग हैं। इन्होंने ये भी विचार दिया कि अल्पसंख्यक की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। तो टोटल इसमें 3 पॉइंट हैं और उसके बाद में जो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया गया है। ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य जो प्रस्ताव इसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो जो हमारा 19 नंबर प्रश्न था ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, बाबर द्वारा वर्णित सिंचाई व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। बाबर कौन था भैया, बाबर वही बाबर भैया, ठीक है। बाबर आप लोगों ने वो देखा हुआ टीवी वगैरह में, बाबर, हुमायूं, ये सब होते हैं ना, वही। देखिए पे बाबर द्वारा वर्णित सिंचाई व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। बाबर ने सिंचाई व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बातें कही थी। सबसे पहला है देखिए फसलें, आप देखिए सॉरी ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है फसलें उपजाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। शरद ऋतु, देखिए आवाज़ आप लोगों को बहुत सारी सुनाई दे रही होगी क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं स्टूडेंट रोड पर। हमारा जो घर है रोड के पास में, तो इसीलिए प्रॉब्लम आपको कुछ फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें शरद ऋतु की फसल बारिश से ही पैदा हो जाता था तथा वसंत ऋतु की फसलें बिना बारिश के ही हो जाती थी। इसमें देखिए लाहौर, और इसमें और है दूसरा पॉइंट में देखिए लाहौर, दीपालपुर और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग यहाँ पर देखिए रहट के जरिए सिंचाई करते थे। रहट कुओं से पानी निकालने वाला एक यंत्र होता था जिसे पशुओं के द्वारा चलाया जाता था। अरे गोल गोल घुमाया जाता था, पशुएं क्या है, पशुएं गोल गोल घूमकर वो कार्य कर देती थी स्टूडेंट, ठीक है। इसमें देखिए तीसरा है आगरा, फिर चांदवर और बयाना में लोग बागों की सिंचाई बाल्टियों से करते थे, ठीक है। तो ये बाबर द्वारा जो वर्णित है भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था की टिप्पणी के बारे में बताइए। और ये सभी प्रश्नों का उत्तर यदि आप स्टूडेंट हमारे शब्दों से सुन रहे हैं या आप प्रश्न को सुनकर याद कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा एग्जामिनर के यानी कॉपी में लिख दीजिएगा, क्योंकि आप अपने शब्दों में कैसे लिखते हैं एग्जामिनर ये बहुत देखता है, ठीक है। वो बहुत खुश होता है कि जैसे मेरी भी बात होती है, जो स्टूडेंट एग्जामिनर एक मेरा दोस्त है जो कॉपियाँ चेक करता है, तो मैं बताता हूँ कि भैया मैं खुश होता हूँ किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा, कि जो कॉपियाँ होती है वो बच्चे अपने शब्दों में कैसे मुझे समझाते हैं अच्छे से, वो मैं बहुत अच्छे से प्रसन्न होता हूँ और पूरा नंबर देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर
ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, थोड़ा मैं दिखा दूं यहाँ पर। ये देखिए कि क्या आपको लगता है, देखिए क्या आपको लगता है कि विजयनगर साम्राज्य में रथनुमा मंदिर वास्तव में बनाए जाते होंगे, स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और शायद आखिरी क्वेश्चन भी हम इसको कहते हैं। जी हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। इसका उत्तर देखिए, विजयनगर, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में कहाँ पर हुई थी, कर्नाटक यानी में हुई थी, याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। और इसको 2 लोगों ने स्थापित किया था, हरिहर और बुक्का, ठीक है। और इस यहाँ के जो विजयनगर के राजा थे भैया साम्राज्य के, वो थे कृष्णदेव राय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए विजयनगर, इसका उत्तर है कि विजयनगर स्थापत्य शैली के अंतर्गत रथ के आकार के मंदिरों का निर्माण होता था। इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य विट्ठल मंदिर में देखने को मिलता है। अभी आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा विजयनगर, तो वहाँ पर जो रथ के मंदिर का आकार आपको दिखेगा, उसमें यानी एक प्रकार से जैसे राम मंदिर में आप जाओगे, अयोध्या में जो राम मंदिर है, ठीक है, हमारे बगल में ही है, तो वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर जैसे कई सारी देवी देवताओं के, जब आप एंटर करोगे सामने, तो देवी देवताओं के वहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किए गए, यानी पूरी बताए गए हैं। जैसे कि बजरंग बली का मिल जाएगा, फिर आपकी भोले बाबा का मिल जाएगा, और लक्ष्मी जी का मिल जाएगा, यानी कई सारी देवी देवताओं का वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से है यहाँ पर विट्ठल मंदिर में देखने को मिलता है। ये काल के रथ के आकार का एक अनूठा, या देखिए अनूठा मंदिर है। इसकी सुंदरता, देखिए भव्यता और सजीवता अधिक रोचक एवं अन्वेषक है, अधिक रोचक एवं क्या है, अन्वेषक है। इसमें और है, मंदिर को गोपुरम से जोड़ने के लिए रथ गलियां होती थी। इन गलियों का फर्श पत्थरों से बना होता था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप होते थे, जिसमें देखिए इसमें क्या होता था, जिसमें व्यापारी अपनी दुकानें सजाया करते थे। अतः इन साक्ष्यों से ये स्पष्ट होता है कि उस काल में इस प्रकार के रथनुमा मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जो आपको करना हो, जो मर्जी हो कीजिए, लेकिन याद हो जाना चाहिए, बस इतना ही स्टूडेंट, ठीक है। और वीडियो में और अभी है, क्योंकि इसमें विस्तृत उत्तरीय भी है आपका, फिर ऐतिहासिक तिथि मानचित्र है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर देखिए खंड अब आ चुका है घा, ठीक है। खंड घा में आपके जो है 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का केवल उत्तर देना है यहाँ पर। अब देखिए इसमें जैसे 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों एवं उसके परिणामों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, आपके पेपर में आएगा। अथवा करके देख लेते हैं। देखिए शिवाजी कौन थे, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो अथवा करके ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि संविधान सभा क्या थी, इसका गठन किस प्रकार हुआ। 4 नंबर आपको दिया जाएगा संविधान सभा क्या थी, इसके बारे में बताने के लिए, इसका गठन किस प्रकार हुआ। 6 नंबर इसके बारे में दिया जाएगा। अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड भी प्रश्न आता है कि उसके पतन का कारणों का लिखिए, ठीक है। तो तैयार कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 24 नंबर देखिए 1857 के विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर इसमें दिया जाएगा। अथवा करके प्रश्न पूछा गया कि धम्म से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और टोटल में बात करूं आपके स्टूडेंट, तो टोटल 6 क्वेश्चन आपके दिए होते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन आपके दिए होते हैं। लेकिन पेपर में आपको केवल जो अथवा लगा है या मेन क्वेश्चन से, इनमें से 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है और 30 नंबर आपको दे दिया जाएगा। एक प्रश्न पर आपको कितने नंबर दिए जाते हैं, 10 नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी एक प्रश्न पर आपको टोटल 10 नंबर एग्जामिनर देगा और इनमें से केवल आप लोगों को 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। 250 से 300 शब्दों में लिखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक और आपके जो बुक दिया है, बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन को, तो पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अब दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन, जो यहाँ पर देखिए अगला आ गया है, अगला भाग देखिए, आखिरी भाग, इसको हम 5वां भाग भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर खंड अड़ा दिया हुआ है, इसमें आपके ऐतिहासिक तिथि दिए हुए हैं, उसके बाद में इसमें 5 मानचित्र के प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसको भी मैं बताऊंगा। और आपके पूरा पेपर जो आएगा कल पेपर, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में दिए होंगे। यहाँ पर देखिए खंड अड़ा करके दिया हुआ क्वेश्चन 25 नंबर कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित जो ऐतिहासिक तिथि है उनसे संबंधित आपको घटनाओं का उल्लेख करना है। जब आप एक घटनाओं के बारे में बताओगे कि इस दिन क्या हुआ था, तब आपको 1 नंबर एग्जामिनर देगा। टोटल 10 नंबर आपको 10 ऐतिहासिक तिथि में दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं बता देता हूँ, सिर्फ आप हमारी बातों को सुनिएगा क्योंकि इसमें लिख नहीं सकते। देखिए
का नंबर दिया हुआ है जिसमें 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। उसके बाद में देखिए खा नंबर 320 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ हुआ था। और गा नंबर है 1564 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1564 ईस्वी में मुगलों ने गोंडवाना पर विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद में देखिए घा नंबर 1336 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इब्न बतूता की भारत यात्रा हुई थी। और पांचवा देखिए यहाँ पर अड़ा नंबर यहाँ पर 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, तो रॉलेट एक्ट, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। 4 नंबर है 1528 ईस्वी में क्या हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था भैया यहाँ पर देखिए पुर्तगाली यात्रा, ठीक है, द्रुआट बारबोसा का भारत आगमन हुआ था। और 6 नंबर है 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भैया 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ये सब आंदोलन हुए थे। उसके बाद में देखिए जा नंबर 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कृष्णदेव राय तेलुगु ग्रंथ का रचना किया था। और यहाँ पर देखिए झा नंबर 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का आरंभ शायद हुआ था। और यहाँ पर देखिए झा फिर अड़ा, ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, जा झा रा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें होता स्टूडेंट बंदोबस्ती व्यवस्था का आरंभ हुआ था, ठीक है। तो ये टोटल 10 आपके प्रश्न दिए हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैंने आपको 10 प्रश्नों के बारे में बता दिया है कि होता क्या है 10 प्रश्न, ठीक है। का खा घा ये तो पता ही नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल आपके 10 प्रश्न हैं, मैंने आपको बता दिया है। और आप लोगों के जो क्वेश्चन रैंक होता है उसके पीछे वाली साइड में आप देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही दिए होते हैं। अब चलिए दिखा देता हूं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ स्क्रीन पर, ये देखिए कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हों के द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी आपको सही नाम तथा सही स्थान दर्शाना है। आपको यहाँ पर एक प्रश्न पर 2 नंबर दिया जाएगा, तो 2 नंबर स्टूडेंट आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा। 1 नंबर दिया जाएगा जब आप कॉपी में इसका राइट आंसर लिखोगे, और 1 नंबर दिया जाएगा जब आप मानचित्र में दर्शाओगे। मानचित्र में कैसे दर्शाना है वीडियो सुबह आ रहा है आप लोगों के लिए, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो आपको पता ही होगा लखनऊ में, ठीक है स्टूडेंट, लखनऊ आपकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। दूसरा देखिए वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो वो आपका कहां पर हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा वह स्थान जहां खुसरो बाग स्थित है, तो वो आपका प्रयागराज हो जाएगा, जहां पर क्या है, खुसरो बाग स्थित है। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित है, तो फतेहपुर सिकरी हो जाएगा, जो कि कहां पर है, आगरा में है। उसके बाद में पांचवा बताना है कि वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है, तो आगरा। सभी बच्चे को पता है भारत का 7वां अजूबा आगरा। तो ये स्टूडेंट कहां पर है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। भारत का मानचित्र सुबह आ रहा है, वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है। और क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कौन सा क्वेश्चंस पढ़कर जाएं कि भैया पेपर में वही आए और हमें पूरा नंबर दिलाकर जाए, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मेरे पूरे प्रश्नों का उत्तर दिया है और पूरा पेपर सॉल्व करके बताया है। आप लोगों को एक एक प्रश्नों का उत्तर कॉपी में कैसे लिखना है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और ऐसे ही आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।